हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का इंट्रो। और आने वाले लेक्चर में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो अगर आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हो देन आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला सीरीज बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है। तो point estimation gives one single best guess for a population parameter based upon sample data। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो में इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑन कंप्लीट पॉपुलेशन, तो हम लोग एक सैंपल डेटा पे अपने स्टडी अपने एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं एंड देन हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर को गेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सैंपल डेटा का मीन कंप्यूट करते हैं, वेरिएंस कंप्यूट करते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं एंड देन हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर लाइक पॉपुलेशन का मीन वैल्यू, पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इसको गेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी। अगर मुझे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट का एवरेज हाइट फाइंड करना है देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज दैट आप हर एक स्टूडेंट के जा करके उसके हाइट को मेजर करो एंड देन आप उसका एवरेज कंप्यूट करो। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, लाइक एक यूनिवर्सिटी में 25,000 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑन ऑल द स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एक 100 स्टूडेंट का रैंडम सैंपल जनरेट किया। हमने 100 स्टूडेंट को रैंडमली पिक किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और हमने फिर उसका सैंपल का मीन कंप्यूट किया एंड सैंपल का मीन मुझे मिला 165 और हमने ये बोला कि जो पॉपुलेशन का मीन है दैट इज इक्वल टू एक्स बार, दैट इज इक्वल टू 165। मतलब हमने एक्स बार को यूज किया एज ए एस्टिमेट फॉर म्यू एंड दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन, है ना। तो हमने देखा पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है और पॉइंट एस्टिमेशन के कुछ लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन ये होते हैं कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट अनसर्टेनिटी। जब मैंने बोला कि सैंपल का मीन वैल्यू इट इज 165 सेंटीमीटर एंड देन हमने जब इसको एज ए पॉपुलेशन का पैरामीटर जब हमने ट्रीट किया तो यहाँ पे कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये जो वैल्यू हमने प्रिडिक्ट किया वो कितना एक्यूरेट है। देयर इज नो न्यूमेरिक मेजरमेंट कि जो अनसर्टेनिटी को बताता हो। दो सिनेरियो लो, अगर एक सिनेरियो में 100 स्टूडेंट लेता हूँ और एक में मैं लेता हूँ 1000 स्टूडेंट का सैंपल लेता हूँ और इसमें मुझे मिला एक्स बार, इसमें मुझे मिला एक्स बार, तो ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा एक्स बार बेटर एस्टिमेट है या कौन सा एक्स बार इट इज मोर कॉन्फिडेंट, देयर इज नो न्यूमेरिक वैल्यू इन पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन ये जस्टिफाई नहीं करता है कि जो हमने वैल्यू एस्टिमेट किया वो कितना एक्यूरेट है या फिर ऑन द अदर वे अराउंड वो कितना अनसर्टेन है ना। सेकेंड इज इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। जब हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर इसमें डिपेंड होते हैं। तो जो बेस्ट सैंपल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंटायर पॉपुलेशन का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं इट इज नॉट द आइडियल केस, है ना। तो बहुत सारे एरर हो सकते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। लाइक एक यूनिवर्सिटी अगर आप लेते हो, उस यूनिवर्सिटी में मेन का रेशियो दैट इज 60% एंड फीमेल का रेशियो दैट इज 40%, है ना। आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया, आपका जो सैंपल है उसमें मेन का रेशियो 65% एंड फीमेल का रेशियो दैट इज 35%। ठीक है, दिस इज वन सिनेरियो जिसमें एरर हो सकता है। दूसरा, एक यूनिवर्सिटी है उसमें यूजी का रेशियो 60% एंड पीजी का रेशियो 40%। आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है, आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसमें यूजी का रेशियो 50% एंड पीजी का रेशियो 50%, है ना। तो ये सारे सिनेरियो में अगर आपने सैंपल को अच्छे तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, इन दैट केस देयर आर चांसेस ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। अलग अलग सैंपल का अलग अलग मीन वैल्यू पॉसिबल हो सकता है और इसको हमने देखा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। इवन अगर हमारा सैंपल का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू मीन वैल्यू देन ऑल्सो देर आर चांसेस ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। तो हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड एरर होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट एन। तो अगर एन का साइज
छोटा होगा तो हमारा सैंपल एरर ज़्यादा होगा। और सैंपल एरर क्या है? हमारा जो सैंपलिंग है उसका वेरिएबिलिटी। हम लोग अलग-अलग सैंपल कंसीडर करते हैं और जब हम लोग उसका मीन वैल्यू कंप्यूट करते हैं, तो अलग-अलग सैंपल का जो मीन वैल्यू का जो डेविएशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, है ना? देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द कॉन्फिडेंस लेवल। हम लोग इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना कॉन्फिडेंट है। बिकॉज़ जब भी हम लोग सैंपल से पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, वी आर नेवर 100% कॉन्फिडेंट until and unless सैंपल का साइज दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन का साइज। तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं पॉइंट एस्टिमेट का। अगर मैं जेई का एग्जाम देता हूँ, है ना, और उसके बाद जब मैं घर आता हूँ मेरे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग 120 मार्क्स, है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अभी तक मैंने ना आंसर की देखा है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे कितने आंसर्स करेक्ट है, तो आई कांट से कि मुझे एग्जैक्टली इतने नंबर आएंगे। दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, है ना। तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं पॉइंट एस्टिमेशन का। तो उसका सॉल्यूशन होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, या फिर इसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास 2 एमएल मॉडल है ना? और वो मॉडल क्या करता है? वो मॉडल बताता है कि क्या आपका इमेज कैट है या डॉग है। तो इट इज़ कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर, है ना? तो आपके पास 2 मॉडल है और आपको बताना है कि कौन-सा मॉडल आप प्रेफ़र करोगे अगर आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो, है ना? व्हिच मॉडल यू विल प्रेफ़र। तो आपके पास 2 मॉडल है, एक मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई। मॉडल 1 का एक्यूरेसी 99% है। मॉडल 1 का एक्यूरेसी 99% है, बट इसका लिमिटेशन ये है कि इट ऑलवेज गिव्स ए लेवल। ये ऑलवेज एक लेवल प्रोवाइड करता है कि हाँ कैट है या डॉग है ना। इट ऑलवेज प्रोवाइड्स ए लेवल। दूसरा है मॉडल वाई, जिसका एक्यूरेसी 95% है। मतलब आउट ऑफ 100 प्रिडिक्शन ये 95 करेक्ट प्रिडिक्शन करता है। 95 एक्यूरेसी होने का मतलब अगर मॉडल ने 100 प्रिडिक्शन किया किसी भी इमेज का, तो उसमें से 95 प्रिडिक्शन करेक्ट होगा। एंड इन मॉडल एक्स अगर मॉडल ने 100 प्रिडिक्शन किया तो उसमें से 99 इज करेक्ट प्रिडिक्शन, है ना। तो मॉडल वाई का एक्यूरेसी कम है कंपेयर टू मॉडल एक्स, लेकिन तो मॉडल वाई क्या करता है कि इट गिव्स ए लेवल फॉर 95% इमेज, है ना। जो करेक्ट प्रिडिक्शन होता है उसका वो ट्रू लेवल प्रोवाइड करता है। एंड 5% केस में वो प्रोवाइड करता है कि डॉग का प्रोबेबिलिटी 55 एंड कैट का प्रोबेबिलिटी 45, है ना। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो यू विल प्रीफर दिस मॉडल कंपेयर टू एक्स। क्यों? क्योंकि आइदर इट गिव्स करेक्ट प्रेडिक्शन और द मॉडल ये बोलेगा कि डॉग का 55% प्रोबेबिलिटी, कैट का 45% प्रोबेबिलिटी। इट विल नॉट गिव रॉन्ग प्रेडिक्शन। जब भी इट फाइंड कि इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट डॉग और इमेज, इट विल गिव यू द परसेंटेज कि डॉग का इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी, कैट का इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि आई नीड द प्रिसाइज आंसर। You can give me the answer in a range, but you should also tell me the confidence level कि तुम कितना कॉन्फिडेंस हो। अगर मेरे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि तुम्हारे 12th बोर्ड में कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, तो आई कैन आंसर इन 2 वेज। आई विल से मुझे 94% आएंगे। ऑन द अदर वे आई कैन से कि विथ 99% कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू दैट कि मेरे मार्क्स 90 टू 95% के बीच में आएंगे। तो अगर आप ये सेकंड वाला सिनेरियो देखते हो तो इट इज कन्वेइंग मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू फर्स्ट वाला सिनेरियो, क्योंकि आप बहुत ही प्रिसाइज प्रिडिक्शन कर रहे हो एंड इवन आप ये क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो कि आपका प्रिडिक्शन कितना करेक्ट है, बिकॉज प्रिडिक्शन विल नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं एक इंटरवल में प्रिडिक्शन करता हूं और उसके साथ साथ अगर मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करता हूं, देन द सेकेंड केस इज ए बेटर प्रिडिक्शन। तो हमने देखा कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आप इंटरवल एस्टिमेशन करो। फॉर एग्जांपल इंडिया आज के मैच में कितना स्कोर करेगा, अगर आप उसका प्रिडिक्शन अगर आप देते हो कि इंडिया विल स्कोर 190 टू 200 रन्स, है ना,
इंस्टेड ऑफ 180, देन दिस इज ए बेटर प्रोडिक्शन, है ना। तो पॉइंट एस्टिमेशन से बेटर प्रोडिक्शन होता है इंटरवल एस्टिमेशन, लेकिन स्टिल इट लैक्स अनसर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस, है ना। आपने बोला कि इंडिया विल स्कोर 190 टू 200 रन, लेकिन आप अपने आंसर में कितना कॉन्फिडेंट हो कि इंडिया का स्कोर इस रेंज में लाइक करेगा? अगर मैं एक नंबर इसके साथ एसोसिएट कर देता हूं कि आई एम 99% कॉन्फिडेंट दैट आज के मैच में इंडिया विल स्कोर 190 टू 200 के बीच में, है ना, देन दिस इज ए बेटर वन एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। यही होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम लोग एक रेंज प्रिडिक्शन करते हैं और उसके साथ साथ एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, कि इंडिया कितना स्कोर करेगी। इंडिया विल स्कोर 190 से 200 के बीच में विथ द कॉन्फिडेंस ऑफ 95%, एंड इंडिया विल स्कोर 190 to 210 with the confidence interval of 99, है ना। 99% कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं इंडिया 190 से 210 के बीच में स्कोर करेगा, एंड 95% कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया 190 से 200 के बीच में स्कोर करेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट इज इंटरवल एस्टिमेशन प्लस कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स कितना परसेंट आप कॉन्फिडेंट हो, 95% कॉन्फिडेंट हो, 99% कॉन्फिडेंट हो, है ना। दिस इज कॉन्फिडेंस लेवल एंड इंटरवल एस्टिमेशन इज कि इंडिया कितना स्कोर करेगी 190 से 200 के बीच में, है ना। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मली देखते हैं क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इट इज ए रेंज ऑफ वैल्यू derived from sample data that is likely to contain the true population parameter with a certain level of confidence। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग एक रेंज ऑफ वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, और कैसे करते हैं, बेस्ड अपॉन सैंपल डेटा। हमारे पास कुछ सैंपल डेटा होते हैं, उस सैंपल डेटा से हम लोग एक रेंज ऑफ वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, और हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होगा ना, इट विल लाई इन दिस रेंज ऑफ वैल्यू विथ ए सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस, है ना। यही होता है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमने देखा पॉइंट एस्टिमेशन का क्या होता है लिमिटेशन, उसके बाद हमने देखा कि इंटरवल एस्टिमेशन का क्या होता है लिमिटेशन, एंड देन हमने देखा फाइनल सॉल्यूशन दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं, है ना, स्पेशली इन केमिस्ट्री फिजिक्स, जब हम लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल में बात करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लोकसभा 2029 ओपिनियन पोल, है ना। तो इन 2029 लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं इन इंडिया। तो किसी पोलिंग एजेंसी ने क्या किया, एक ओपिनियन पोल कंडक्ट किया। ओपिनियन पोल होता है कि लोगों का क्या सेंटिमेंट है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्टी, और ये ओपिनियन पोल इलेक्शन से कुछ दिन पहले कंडक्ट होता है। एक होता है ओपिनियन पोल और एक होता है एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल इलेक्शन से कुछ दिन पहले कंडक्ट होता है, एंड एग्जिट पोल इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद कंडक्ट होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां पे एक पोलिंग एजेंसी इंडिया टुडे फॉर एग्जांपल, उसको लोकसभा 2029 का ओपिनियन पोल कंडक्ट करना है ऑन 543 सीट्स, है ना। तो ओपिनियन पोल में उसे ये बताना होता है, पोलिंग एजेंसी को ये बताना होता है कि हर एक पार्टी को कितने सीट्स आने वाली है। तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि इंडिया में टू मेजर पार्टी है, पार्टी ए, पार्टी बी एंड अदर्स, है ना। तो ओपिनियन पोल क्या करता है, ओपिनियन पोल में पोलिंग एजेंसी क्या करता है, वो एक सैंपल ऑफ डेटा सेलेक्ट करता है। इट्स नॉट लाइक कि वो इंडिया के हर एक लोगों से जाकर के उनका ओपिनियन लेता है, वो एक सैंपल डेटा सेलेक्ट करता है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। तो वो एक सैंपल डेटा सेलेक्ट करता है और वो उनका ओपिनियन लेता है, और उसके पैरामीटर के हेल्प से वो पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट करता है, वो इलेक्शन के आउटकम को प्रिडिक्ट करता है ना। तो जब पोलिंग एजेंसी ने ओपिनियन पोल कंडक्ट किया,
तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि पार्टी ए को 300 टू 350 सीट्स आने वाली है, पार्टी बी को 150 टू 200 सीट्स आने वाली है एंड अदर्स को 43 सीट्स आने वाली है विद द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95। मतलब ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये जो प्रिडिक्शन है, इस प्रिडिक्शन को लेके जो पोलिंग एजेंसी है, दे आर 95% कॉन्फिडेंट कि पार्टी ए को इतने के बीच में सीट आएगी, पार्टी बी को इतने के बीच में सीट आएगी एंड अदर्स को इतने सीट आएगी। तो अगर आप देखोगे ये वाला रो, तो यहाँ पे पोलिंग एजेंसी दे आर लेस कॉन्फिडेंट, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे हाई कॉन्फिडेंस से बताओ कि कितनी सीट आएगी, मुझे हाइयर कॉन्फिडेंस से बताओ कि पार्टी को कितनी सीट आएगी। तो उन्होंने बोला कि 99% कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी ए को 300 टू 400 सीट्स आएगी, पार्टी बी को 100 टू 200 आएगी एंड अदर्स को 43 आएगी। तो अगर आप ये नोटिस करोगे दोनों वाले केस में, तो यहाँ पे इंटरवल का साइज छोटा है, यहाँ पे इंटरवल का साइज बड़ा है। तो जैसे जैसे इंटरवल का साइज बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। अगर मेरे पेरेंट ने पूछा कि तुमने जो 12th का बोर्ड एग्जाम दिया उसमें मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंटली बताओ, तो मैंने ये बोला कि मैं 95% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मेरे मैथ्स में आएंगे 80 टू 85 मार्क्स आएंगे। तो मेरे पेरेंट ने बोला कि तुम मुझे और कॉन्फिडेंस से बताओ, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि कितने मार्क्स आएंगे, है ना। तो मैंने बोला कि विथ 99% कॉन्फिडेंस मेरे मार्क्स आएंगे 75 टू 90, है ना। मैंने अपना एरर मार्जिन बढ़ा दिया कि अगर वर्स्ट केस में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो मेरे मिनिमम मार्क्स तो 75 आएंगे, और अगर बाय लक अगर एग्जामिनर अच्छा निकल गया तो मेरे 90 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। तो मैंने अपना रेंज बढ़ा दिया, मैंने अपना मार्जिन ऑफ एरर बढ़ा दिया, है ना। तो अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे मार्क्स 75 टू 90 के बीच में आएंगे। तो यही होता है खेल कॉन्फिडेंस लेवल का एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल का। आई होप आपको रफ आइडिया मिला होगा क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वी यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। हम लोग सैंपल का स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, लाइक सैंपल का मीन वैल्यू, सैंपल का वेरिएंस एंड सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स लाइक म्यू, सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा। Sample statistics vary from sample to sample due to random sampling error। तो जब आप रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हो तो बेस्ड अपॉन अलग अलग सैंपल देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। हमने जब देखा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने देखा था कि जब हम लोग मल्टीपल सैंपल ड्रॉ करते हैं और जब हम लोग वो सारे सैंपल का जब हम लोग मीन कंप्यूट करते हैं और जब हम लोग उसको प्लॉट करते हैं तो इट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इट्स नॉट लाइक कि हर एक सैंपल का मीन वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा, वो डिफर करता है ना। और जो डिफरेंस होता है ना, एक्चुअल मीन एंड सैंपल का मीन का जो एवरेज डेविएशन होता है, एवरेज डिफरेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई रूट एन, है ना। ये हमने देखा था। तो वही करा कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स इट वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल ड्यू टू रैंडम सैंपलिंग एरर, और ये रैंडम सैंपलिंग एरर इट डिक्रीजेस एज द सैंपल साइज इंक्रीज। सैंपल साइज जैसे इंक्रीज होगा, ये जो सैंपलिंग एरर है इट डिक्रीज, और सैंपलिंग एरर को हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई रूट एन, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन एंड n इज द साइज ऑफ सैंपल। तो सैंपलिंग एरर के कारण अलग अलग सैंपल का अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आ सकता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प टू एक्सप्रेस दिस अनसर्टेनिटी बाय गिविंग ए रेंज इंस्टेड ऑफ ए सिंगल पॉइंट एस्टिमेट, है ना। तो हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक सिंगल पॉइंट प्रिडिक्शन करने के जगह पे हम लोग रेंज प्रिडिक्शन करते हैं, हम लोग इंटरवल प्रिडिक्शन करते हैं। For example, for a university, average height of a student is
160 to 170 सेंटीमीटर विथ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। हमने मल्टीपल सैंपल ड्रॉ किए, हमने उस पे अलग अलग सैंपल का मीन कंप्यूट किया एंड हमने फाइनल ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट का ना, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो एवरेज हाइट है वो 160 से 170 के बीच में लाई करेगा एंड आई एम 95% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो स्टूडेंट है उनका एवरेज हाइट 160 टू 170 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट, आई एम 99% कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट स्टूडेंट का एवरेज हाइट 160 टू 170 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा, इसका क्या मतलब होता है? 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और डिकोड करते हैं। तो in 95% confident level means there is 95% chance that the true population mean lie between 160 and 170 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा होगा, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअल में एवरेज हाइट है वो लाई करेगा 160 टू 170 सेंटीमीटर के बीच में 95% टाइम, 95% टाइम वो इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट का जो एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल एवरेज हाइट है, वो एक फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं करेगा। वो फिक्स वैल्यू है, चेंज क्या करेगा? चेंज हमारा इंटरवल करेगा। हमारा इंटरवल चेंज करेगा। तो इसका एक्चुअल मतलब ये हुआ कि इफ वी टेक मेनी सैंपल, है ना, if we take many sample each of size 100 and for each sample you calculate a 95% confidence interval, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मल्टीपल सैंपल ड्रॉ करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग मल्टीपल सैंपल ड्रॉ करेंगे और हमने फॉर कन्वीनियंस हर एक सैंपल का साइज 100 फिक्स कर दिया और हम लोग हर एक सैंपल का मीन कंप्यूट करेंगे, है ना। मीन कंप्यूट करेंगे और इस मीन वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टू ए इंटरवल वैल्यू, है ना। हम लोग इसको एक इंटरवल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो हर एक परसेंटेज के कोरस्पोंडिंग हम लोग हर एक मीन को एक इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक अगर मेरे पास एक सैंपल है जिसका मीन वैल्यू है 51, तो हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे 49 टू 53, है ना। तो अभी सिंपल समझने के लिए आप ये सोचो कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 2 कम कर दिया और इधर 2 ऐड कर दिया। उसी तरीके से इसमें हमने 2 कम कर दिया और 2 ऐड कर दिया। इस तरीके से हम लोग हर एक वैल्यू को एक कॉन्फिडेंस इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग हर एक पॉइंट वैल्यू को हम लोग एक इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको एनालाइज़ करूँ तो हम लोग हर एक वैल्यू को x बार -2 से लेकर के x बार +2 में मैं इस तरीके से इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसा समझो कि जब मैं -2 एंड +2 कर रहा हूँ ना, तो मैं एक सेफ्टी मार्जिन लेके चल रहा हूँ। लाइक अगर मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम्हें कितने मार्क्स आएँगे मैथ्स में, तो मैंने बोला 90। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, तुम मुझे एग्ज़ैक्टली बताओ कितने मार्क्स आएँगे विथ कॉन्फिडेंस, है ना, विथ क्लैरिटी तुम मुझे बताओ कितने मार्क्स आएँगे। तो मैंने क्या किया, इसमें -5 कर दिया और इसमें दूसरे साइड +5 कर दिया। तो मैंने कर दिया 90 -5 से लेकर के 90 +5, मतलब मैंने बोला कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे मार्क्स आएँगे 85 टू 95। तो इस तरीके से हमने एक सिंगल वैल्यू को एक इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से मेरे पास एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग हर एक मीन वैल्यू को फॉर ए गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको एक रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक इंटरवल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हर एक सैंपल के लिए मेरे पास एक इंटरवल वैल्यू आएगा, क्योंकि हर एक सैंपल का मीन वैल्यू वो डिफर करेगा। तो जब मीन वैल्यू डिफर करेगा तो उसका जो इंटरवल या रेंज वैल्यू है वो भी डिफर करेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 इंटरवल डिराइव किया, हमने 100 इंटरवल डिराइव किया
और अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आई एम 95% कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ दिस 100 इंटरवल, आउट ऑफ दिस 100 इंटरवल 95 जो इंटरवल होगा इट विल कंटेन मीन वैल्यू, इट विल कंटेन एक्चुअल मीन वैल्यू, इट विल कंटेन एक्चुअल हाइट, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 100 सैंपल सेलेक्ट किया और हर एक सैंपल का साइज 100 है। तो हमने 100 सैंपल रैंडमली सेलेक्ट किया और हर एक सैंपल के लिए मैंने एक रेंज ऑफ वैल्यू या एक कॉन्फिडेंस या फिर इसको आप कह सकते हो कि एक रेंज ऑफ वैल्यू डिराइव किया। हमने एक इंटरवल में एस्टिमेट किया और 95% कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ ऑल दिस इंटरवल 95 जो इंटरवल होंगे इट विल एक्चुअली कंटेन द मीन वैल्यू, है ना। ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन। तो आप हमेशा इसको ध्यान से इसको समझोगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो वही करा है, इफ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, है ना, या फिर कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो 95% ऑफ द एबव इंटरवल विल कंटेन द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन चेंज नहीं होगा, चेंज हमारा इंटरवल होगा। तो अगर मैं कर रहा हूँ 95% कॉन्फिडेंट, मतलब 95 जो इंटरवल होंगे आउट ऑफ 100 इट विल कंटेन द एक्चुअल एक्चुअल हाइट ऑफ, है ना, एक्चुअल एवरेज हाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो हमने देखा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखा इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एंड कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो इवन दो हमने डिटेल में नहीं देखा कि हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन कैसे करते हैं, बट मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि हम लोग हर एक सैंपल का मीन वैल्यू निकालते हैं और उसमें हम लोग कुछ मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को एक इंटरवल इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम लोग एक कॉन्फिडेंस लेवल असाइन करते हैं, एक कॉन्फिडेंस का टैग असाइन करते हैं कि इसका 95% कॉन्फिडेंस है, इसका 99% कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, है ना, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल का मीन वैल्यू, सैंपल का वेरिएंस, और उसमें हम लोग कुछ मार्जिन ऑफ एरर ऐड करते हैं, है ना। तो माइनस करते हैं तो मुझे मिलता है लोअर एस्टिमेट, प्लस करते हैं तो हमें मिलता है अपर एस्टिमेट, है ना। तो मेरा इंटरवल क्या होगा, मेरा इंटरवल होगा पॉइंट एस्टिमेट माइनस मार्जिन ऑफ एरर से लेकर के पॉइंट एस्टिमेट प्लस मार्जिन ऑफ एरर, ये होगा मेरा इंटरवल, है ना। और ये मार्जिन ऑफ एरर हम लोग कंप्यूट करते हैं कोरस्पोंडिंग टू ईच कॉन्फिडेंस लेवल। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मार्जिन ऑफ एरर m1 होगा, 99% कॉन्फिडेंस लेवल का मार्जिन ऑफ एरर m2 होगा, और उसमें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एंड डिफरेंस कर देंगे, है ना। तो हर एक कॉन्फिडेंस लेवल के कोरस्पोंडिंग मार्जिन ऑफ एरर डिफर करता है। मैं इसको बार बार मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे, तो मैंने बोला कि मुझे मैथ में 80 मार्क्स आएगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि कॉन्फिडेंटली बताओ कि कितने मार्क्स आएंगे, तो मैंने बोला कि 95% कॉन्फिडेंस से मेरे मार्क्स 80 माइनस 2 से लेकर के 80 प्लस 2 तक आएंगे, मतलब मेरे मार्क्स 78 से लेकर के 82 तक आएंगे। तो पेरेंट्स ने बोला कि और कॉन्फिडेंटली बताओ, तो मैंने बोला कि 99% कॉन्फिडेंस से मेरे मार्क्स 80 माइनस 4 से लेकर के 80 प्लस 4 तक आएंगे, मतलब मेरे एक्चुअल मार्क्स 76 से लेकर के 84 तक आएंगे। एंड दिस इज हाउ कॉन्फिडेंस लेवल वर्क्स इन कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसी तरीके से चीजें एक्चुअली में काम करती है। तो आप हमेशा हर चीज को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए जो पॉइंट एस्टिमेट है, इट इज माई सैंपल मीन एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द मार्जिन ऑफ एरर गिव्स द रेंज वेयर द ट्रू वैल्यू इज लाइकली टू बी, है ना। तो हमने देखा पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग मार्जिन ऑफ एरर ऐड करके पॉइंट एस्टिमेट को एक इंटरवल एस्टिमेट में कन्वर्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि मार्जिन ऑफ एरर हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे। अगर मैंने बोला 95% सिग्निफिकेंस तो हमारा मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा। अगर मैंने बोला 99% कॉन्फिडेंस तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ टू कंप्यूट मार्जिन ऑफ एरर कोरस्पोंडिंग टू ईच कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि एक बार जब हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपल का मीन निकालेंगे और उसमें प्लस माइनस कर देंगे मार्जिन ऑफ एरर। वेरी इजी है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे सकता हूं कि जो मार्जिन ऑफ एरर होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, है ना। अगर हम लोग मीन्स पे स्टडी करें तो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जहां पे हम लोग मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड रैंडम सैंपल लेते हैं और हर एक सैंपल का मीन वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, इट इज नॉट एक्स, इट इज एक्स वाई, और हम लोग उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो हम लोग मार्जिन ऑफ एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम लोग अल्फा कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल एक वैल्यू होता है सच दैट 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस लेवल। जब मैं बोलता हूं कि आई एम 95% कॉन्फिडेंस, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसको हम लोग 0.95 कहते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई एम 95% कॉन्फिडेंस, तो मेरा जो 1 माइनस अल्फा है दैट इज 0.95। तो मेरा अल्फा क्या होगा, मेरा अल्फा होगा 0.05, मेरा सिग्निफिकेंस लेवल होगा 0.05। अगर मैं कहता हूं कि आई एम 99% कॉन्फिडेंस, तो जब मैं बोलता हूँ 99% कॉन्फिडेंस, तो मेरा 1 माइनस अल्फा जो होगा इट इज 0.99, तो मेरा जो अल्फा होगा दैट इज 0.01। मतलब मेरा जो सिग्निफिकेंस लेवल होगा, मेरा सिग्निफिकेंस लेवल होगा 0.01। तो पूरे कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब मैं आपको बोलता हूं अल्फा इट इज इक्वल टू 0.05, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंस लेवल इट इज इक्वल टू 0.05 एंड 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि बताता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स म्यू। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि म्यू इज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, नहीं, म्यू तो फिक्स है, म्यू तो एक फिक्स वैल्यू है। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स म्यू, क्योंकि अलग अलग सैंपल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग अलग होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा इट कंटेन्स म्यू, दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल। तो आई होप आप कॉन्फिडेंस लेवल के डेफिनेशन को अच्छे से समझोगे और याद रखोगे इन द इंटायर सीरीज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चलिए हम लोग कुछ और भी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो द प्रॉपर्टीज एज एन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक, है ना। जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट का एवरेज हाइट फाइंड करना है, तो मैंने सैंपल का साइज लिया 100, है ना। दूसरे केस में मैंने सैंपल का साइज लिया 1000। तो इसका जो एक्स बार आएगा और इसका जो एक्स बार आएगा, तो 1000 वाला एक्स बार इट इज मोर कॉन्फिडेंट, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर क्लोज टू द एक्चुअल मीन कंपेयर टू 100 वाला केस। क्योंकि 100 जब सैंपल का साइज छोटा होगा तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर होने का चांसेस ज़्यादा है ना। तो इसीलिए एज एन इंक्रीज कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक, है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करते हैं तो उसमें हम लोग एक्स बार में प्लस माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर, है ना। और मार्जिन ऑफ एरर इट डिपेंड्स ऑन एन, मार्जिन ऑफ एरर इट डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट इज सिग्मा बाई रूट एन, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन एन, है ना। एन इंक्रीज होगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, है ना। तो इसीलिए एज एन इंक्रीज कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक, और ये इंट्यूटिवली भी होता है ना। अगर हमने 100 मार्क्स
100 मार्क्स के पेपर में अगर मैंने 25 मार्क्स का आंसर वेरीफाई कर लिया, है ना? 25 मार्क्स का आंसर वेरीफाई कर लिया एंड दूसरे वाले सिनेरियो में मैंने 50 मार्क्स का आंसर वेरीफाई कर लिया, है ना? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स है, तो 50 वाले केस में, है ना? जब मैंने 50 मार्क्स के आंसर को वेरीफाई कर लिया है, तो इस वाले सिनेरियो में मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो कम होगा। क्योंकि मैंने 50 मार्क्स को ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, तो आई एम मोर सर्टेन, आई एम मोर सर्टेन, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, तो मेरा जो इंटरवल होगा ना वो स्मॉल होगा। इस वाले केस में आई एम लेस कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 25 मार्क्स का वेरीफाई किया, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो लार्ज होगा, है ना? तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे एक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल मीन, है ना? हम लोगों ने बहुत सारे सैंपल ड्रॉ किए और ये एक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल के मीन्स। तो अगर आप देखोगे कि जब मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल का बात कर रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू 2, देन दिस इज माई कॉन्फिडेंस लेवल, दिस इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मेरा इंटरवल एस्टिमेशन है। तो अगर n का साइज इंक्रीज होगा तो मेरा इंटरवल का एस्टिमेशन डिक्रीज होगा, अगर मैंने n का साइज और इंक्रीज कर दिया तो मेरा इंटरवल का साइज और डिक्रीज होगा। तो जब n इंक्रीज होगा तो मेरा इंटरवल डिक्रीज होगा फॉर ए फिक्स कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल को फिक्स कर देता हूं तो मेरा जो इंटरवल एस्टिमेशन है, मेरा जो इंटरवल है वो रिड्यूस होगा। एक समय ऐसा आएगा जब मेरा n का साइज इक्वल टू कैपिटल N, मतलब मेरा सैंपल का साइज जब पॉपुलेशन के इक्वल हो जाएगा तो मेरा इंटरवल श्रिंक हो जाएगा और मेरा इंटरवल एक सिंगल वैल्यू या आप इसको कह सकते हो पॉइंट एस्टिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस मेरा जो मार्जिन ऑफ एरर होगा दैट इज जीरो। आई डोंट नीड एनी मार्जिन, मेरे एग्जाम के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को मैच करके वेरीफाई कर लिया, देन आई डोंट नीड एनी मार्जिन, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, आई डोंट नीड एनी मार्जिन ऑफ एरर। ऑन द अदर वे अराउंड, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि फॉर एक फिक्स सैंपल साइज, अगर मैंने सैंपल का साइज फिक्स कर दिया, मैंने सैंपल का साइज फिक्स कर दिया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। पहले कॉन्फिडेंस लेवल 75 था, देन दिस वाज माय इंटरवल एस्टिमेशन। अब मैंने कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज किया, मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं मुझे हायर कॉन्फिडेंस से बताओ। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स आ रहे हैं 75% कॉन्फिडेंस से, इट इज कमिंग फ्रॉम 80 टू 82, 80 टू 82 के बीच में आ रहे हैं। तो मेरे पेरेंट ने बोला कि नहीं तुम हायर कॉन्फिडेंस से बताओ, तो मैंने बोला कि 95% कॉन्फिडेंस से मेरे मार्क्स आ रहे हैं 78 टू 84। मेरे पेरेंट्स ने बोला और कॉन्फिडेंस से बताओ, तो मैंने बोला कि 99% कॉन्फिडेंस से मेरे मार्क्स आ रहे हैं 76 से लेकर के 86 के बीच में, है ना? तो जब भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, मेरे को सेफ्टी नेट इंक्रीज करना होता है, मेरे को मार्जिन ऑफ एरर इंक्रीज करना होता है। क्योंकि अगर मैंने प्रॉमिस किया कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट, अगर मैंने प्रॉमिस किया कि आई एम 99% कॉन्फिडेंस, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मेरे को अपना इंटरवल इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि हमारा इंटरवल एक्चुअल मीन को कंटेन करता है। इट्स नॉट अदर वे अराउंड कि मीन जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, नहीं, मीन तो फिक्स है, मीन चेंज नहीं होता है, हमारा इंटरवल मीन को कंटेन करता है या नहीं करता है। तो हम लोग अपने इंटरवल को इंक्रीज करते हैं सच दैट कि एक्चुअल मीन, है ना, ये इंटरवल एक्चुअल मीन कंटेन करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, है ना? तो आप इस परसेंटेज, इस प्रोबेबिलिटी को आप ये अज्यूम करो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इंटरवल एक्चुअल मीन को कंटेन करेगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इंटरवल को इंक्रीज कर दूंगा, है ना? तो हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखा ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, एंड देन हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।